गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? ठीक नहीं हो क्या? क्या हुआ है? सर दर्द कर रहे हैं? सर्दी हुआ है तो ठंडे में सर्दी नहीं होगा तो क्या होगा जी? देखिए, आज हम उपग्रहों के हम प्रकार पढ़ेंगे। बहुत सारे कृत्रिम उपग्रह हैं। आप सभी अपने बुक्स देखें, बुक्स तो लाए होंगे। क्यों एक ही बुक लाते हैं क्या? तो लाओ, बुक लाओ। आज जो हम देखने जा रहे हैं, पहला एक टॉपिक देख रहे हैं, तुल्यकालिक उपग्रह, जिसको आप बोलते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। इसको कहते हैं तुल्यकालिक उपग्रह या भूस्थायी उपग्रह। भूस्थायी उपग्रह। देखिए, तुल्यकालिक या भूस्थायी उपग्रह क्या होता है, जिसको जियो स्टेशनरी कहा जाता है बेटा। यदि कोई कृत्रिम उपग्रह अक्ष के लंबवत भूमध्य रेखीय तल से पश्चिम से पूर्व की ओर 24 घंटे में, कितने घंटे में? 24 घंटे में पृथ्वी का एक परिभ्रमण पूरा कर लेता है, उसे भूस्थायी उपग्रह कहते हैं। यदि कोई यदि जैसे मान लीजिए ये आपकी पृथ्वी है, क्या है ये आपकी? आप जानते हैं आपकी पृथ्वी 24 घंटे में क्या कर लेता है, एक अपना जो घूर्णन है वो पूरा कर लेता है, एक अक्ष घूम जाता है, वो आपको पता है कि नहीं? इस प्रकार से अपने अक्ष पर वो घूम जाता है, पूरा का पूरा, पता है ना? तो भूस्थायी उपग्रह, या इसको आप ये एक सैटेलाइट है, समझिए क्या है? सैटेलाइट, ठीक है। देखिए, भूस्थायी उपग्रह जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होता है, इसे हम ये पृथ्वी के सापेक्ष होता है, इसको कम्युनिकेशन सैटेलाइट या संचार सैटेलाइट के नाम से जानते हैं। कक्षा 12वीं चैप्टर नंबर 16 संचार जो चैप्टर है उसमें हम इसके डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। सॉरी, चैप्टर 15, ठीक है, संचार प्रणाली, ठीक है, कम्युनिकेशन सिस्टम, उसमें आप पढ़ेंगे कक्षा 12वीं चैप्टर 15 में, ठीक है। तो देखिए, भूस्थायी उपग्रह क्या होता है, ये कम्युनिकेशन पर बेस होता है, कम्युनिकेशन सिस्टम पर क्या होता है, ये बेस होता है। और ये पृथ्वी है हमारी, और पृथ्वी के क्या होता है, सापेक्ष होता है। मतलब मान लीजिए ये एक कंट्री है हमारा, ये इंडिया है, क्या है ये? इंडिया। तो जब ये घूमेगा तो सैटेलाइट जब हमारी पृथ्वी यहाँ पर आ जाएगी, मतलब ये पृथ्वी है और अभी हमारा इंडिया मान लो पृथ्वी पर यहाँ पर है और घूमते रहता है। मान लीजिए घूमते घूमते हमारा पृथ्वी यहाँ पर आ गया, तो ये जो सैटेलाइट है वो यहाँ पर आ जाएगा। आ रहा है समझ में? मतलब इसके सापेक्ष, उसके साथ साथ, ठीक है, आ रहे समझ में? उसके साथ साथ वह जो है जाएगा। और 24 घंटे में आप जानते हैं हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम जाती है, तो ये भी 24 घंटे में उसका पूरा परिक्रमा कर लेगा। समझे कि नहीं? नहीं समझ आया? नहीं समझे? भूस्थायी उपग्रह किसे कहते हैं, समझे कि नहीं? यह जो उपग्रह है कम्युनिकेशन सिस्टम पर मेन संचालित होता है बेटा, ठीक है। यह 24 घंटा में और क्या कर लेता है, यह अपने परिक्रमण पूरा कर लेता है, ठीक है। और कैसे घूमता है? पश्चिम से। हमारी पृथ्वी खुद कैसी घूमती है? पश्चिम से पूर्व की पूर्व से पश्चिम? पश्चिम से पूर्व, याद रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ें, आगे बढ़ें जी। देखिए, जैसे इसके बारे में और डिटेल से समझाते हैं। जैसे मान लो भारत में मैच हो रहा है, इस सैटेलाइट के क्या फायदे हैं? भारत में मैच हो रहा है और मान लो कोई अमेरिका जो है, अमेरिका में रहने वाला कोई व्यक्ति भारत के मैच को देखना चाहेगा, तो कैसे देखेगा वो? तो ये यहाँ ये जो सैटेलाइट है इसको ये कैप्चर करेगा, उस मैच को क्या करेगा, लाइव स्ट्रीमिंग करेगा ना, लाइव दिखाएगा। और फिर अमेरिका का जो भूस्थायी सैटेलाइट होगा, जो उसका जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होगा अमेरिका का, उसके सैटेलाइट पे वहाँ पे वो ट्रांसफ़र कर देगा। आ रहे समझ में? और जैसे ही ट्रांसफ़र करेगा फिर अमेरिका वाले भी उसको लाइव देख सकते हैं, चाहे वहाँ दिन रात हो, तो यहाँ आप देखें, अगर दिन में चल रहा है तो वहाँ भी वो दिन में ही दिखाते रहेगा, क्योंकि उस प्रकार से वो लाइव डिटेक्ट करता है, लाइव दिखाता है। समझे कि नहीं? उसके फ़ायदे समझे कि नहीं आप लोग? आया समझ में? इसका जो वैल्यू होता है, इसकी जो हाइट होती है भूस्थायी उपग्रह की, वो होता है h बराबर T² r²g/4π² माइनस r। यही है, ये आपके बुक में लिखा होगा T² r²g/4π²। और ये जो क्या होता है इसके 1/3, ठीक है, कोई दिक्कत?
जब इसका पूरा आंकड़ा निकाला जाता है, मतलब ये पृथ्वी की रेडियस को घटा दिया जाए। पृथ्वी का रेडियस कितना होता है जानते हैं हम लोग? 6.10 पावर 6, ठीक है, माइनस माइनस कुछ नहीं। तो उसको जब घटा दिया जाता है तो एक वैल्यू निकल कर आता है, वो आता है 35,400 या 600 के आसपास। ये 36,000 तो इसका लगभग है, मतलब इसको अप्रोक्स मान लिया जाता है, ठीक है। और ये 35,000 जो उस प्रकार के जो सैटेलाइट होते हैं 35,960 किलोमीटर की डिस्टेंस पर, आप बोल सकते हैं हाइट पर, उसे हम क्या करते हैं वहाँ पे रखते हैं किलोमीटर, ठीक है। फिर से समझा रहा हूँ, ये पृथ्वी तल से जो है वो क्या है, उसकी जो हाइट है वहाँ से क्या है, जब इसको रेडियस से घटा दिया गया तो उसका जो डिस्टेंस हमको मिला हुआ 35,960, जिसको आप लगभग क्या मान लेते हैं, 36,000 मान लेते हैं। ये है भूस्थायी उपग्रह का सेट रहने का एक हाइट, समझे कि नहीं? आपसे अगर पूछ दे कि बताइए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट पृथ्वी से कितने दूरी पर स्थित होता है, तो आप बोल सकते हैं 36,000 किलोमीटर पर स्थित रहते हैं। समझे कि नहीं? आ रहा है समझ में? कुछ पूछना है इससे? इसी के कारण बहुत चीज़, जैसे मान लो मैं लाइव चलाऊंगा तो इसी के कारण मुझे आप लाइव देख सकते हैं यूट्यूब पर। ये इस प्रकार के देखो कितने, ये और पृथ्वी के सापेक्ष होता है। मतलब अगर हमारा जैसे पृथ्वी घूमेगा और मान लो घूमते घूमते हमारा भारत यहाँ पर आ गया, तो वो सैटेलाइट भी कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। समझे कि नहीं? आया कि नहीं समझ में? आया? ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? कुछ पूछना है पूछिए। बोलो। नहीं ना, किसी कोई समस्या नहीं? ठीक। देखिए इसके फ़ायदे क्या क्या हैं, जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है इसके क्या क्या काम हैं। तो उल्का पिंड जानते हैं क्या होता है? उल्का पिंड, हाँ हाँ सही बोल रहे हो, बोलो। जो उल्का पिंड गिरते रहते हैं ऊपर से, अब बोलते हैं कि कोई टकराने वाले हैं, कोई पिंड हमारी, तो उस प्रकार के पिंडों को डिटेक्ट करता है, बताता है। मौसम की जानकारी देता है। किसकी जानकारी देता है? मौसम की भविष्यवाणी करता है। वायुमंडल की ऊपरी सतह का अध्ययन करता है। संचार, टीवी, टेलीफोन सिग्नलों को दुनिया भर में क्या करता है? प्रसारित करता है। आ रहे समझ में? पृथ्वी की वास्तविक आकृति को क्या करता है? वह बताता है। आप जानते हैं पृथ्वी की आकृति कैसी है? ऑब्लेट स्फेरॉइड, ठीक है। इस प्रकार के सैटेलाइट होते हैं। यहाँ पर देखो पोलर सैटेलाइट दिया है आपके बुक में, दिया है। ध्रुवीय उपग्रह दिया है कि नहीं बेटा? तो ध्रुवीय उपग्रह देखो, एक और उपग्रह देखते हैं, ध्रुवीय उपग्रह जो पोल्स पर घूमे। कहाँ पर घूमे? पोल्स पर घूमे, उसे हम क्या कहते हैं? पोलर सैटेलाइट कहते हैं, ठीक है। जैसे बहुत सारे आप देख सकते हैं, IRS, IA, IRS, IB, IRS, हाँ बोलिए। वो T² R² G और बाई 4 पाई, ये 4 है, ये 4 है ये, ठीक है। पोलर सैटेलाइट भी कुछ नहीं है, देखिए बुक में आपके दिए गए हैं, उसे आप लोग देख लीजिएगा। बता दे रहा हूँ थोड़ा सा। बोलो, इसको मिटा दूं? आपको समझ आया तनिषा? कुछ पूछना है इससे रिलेटेड? अरे तुमको बोल रहा हूं। इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपके बुक में इसको जो वैल्यू है H इक्वल्स टू जो वैल्यू दिया हुआ है T² R² G बाई 4 पाई स्क्वायर माइनस R, उसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट उसका वैल्यू पूछे कितने हाइट पर है, ठीक है। तो याद रखिएगा पोलर सैटेलाइट क्या होता है, लिखने की जरूरत नहीं, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, समझिएगा। पोलर सैटेलाइट या ध्रुवीय उपग्रह क्या होते हैं बेटा? जो ध्रुवों पर घूमते रहते हैं और भूमध्य के लंबवत होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। मतलब मान लो ये हमारा पृथ्वी है, ठीक है, तो इस तरीके से वो पोल्स पर क्या होते रहते हैं? वह घूमते रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? उस प्रकार के सैटेलाइट को पोलर सैटेलाइट, ठीक है। बहुत सारे सैटेलाइट देखो आपके बुक्स में दिए गए हैं, ठीक है। और ये रिमोट सेंसरिंग जैसे सेंसर वाले होते हैं, ठीक है। ये सैटेलाइट क्या होते हैं? रिमोट सेंसर पर काम करते हैं। ये इनका क्या काम है? तो फसलों में रोगों का पता लगाने का,
मिलिट्री, सबसे इनका मेन काम मैं आपको बताऊं मिलिट्री का है। किसका है? जैसे कोई दुश्मन देश अटैक थोड़ी कर दिया, उसकी जानकारी रखता है कि हमारे, मान लो हमारे बॉर्डर्स पर लगे हैं, सभी देश के बॉर्डर पर लगे हैं, अगर आप घुसने की कोशिश करेंगे तो मिलिट्री वालों को दिखते रहता है कि कोई हमारे देश में हमला थोड़ी कर रहे हैं, कोई आतंकवादी थोड़ी आ रहे हैं। तो इस बॉर्डर पे ये अधिकतर जो सैटेलाइट जो है होते हैं। आ रहे समझ में? तो इनका मुख्य काम क्या है? पोलर सैटेलाइट का मिलिट्री के लिए, ठीक है। आ रहे समझ में? अकालग्रस्त क्षेत्रों का पता लगाना, जैसे कोई ऐसा क्षेत्र है जो क्या है, अकाल पड़ गया है, वहाँ भूखा सूखा पड़ गया है, तो उसे वो सैटेलाइट क्या करता है? डिटेक्ट करता है, पोलर सैटेलाइट, ठीक है। आगे चलिए देखते हैं। अगला आपका टॉपिक है वेटलेसनेस इन सैटेलाइट, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, उपग्रहों की भारहीनता। क्या जी? हेडिंग लगाइए, उपग्रहों की भारहीनता। स्टार्ट करें। छोटा सा टॉपिक है, देखिए। उपग्रहों की, समझ आ रहा है फिजिक्स? उपग्रहों की भारहीनता आ रहे प्रदीप समझ में? ये देखो बेटा, ये हमारा क्या है? पृथ्वी है, कैपिटल एम इसका मास है, और यहाँ पे हम मान लेते हैं एक उपग्रह है, ठीक है। ये क्या है? एक सैटेलाइट है, ठीक है जी, जिसकी दूरी हम यहाँ तक मान लेते हैं r है, और जिस पर एक बल कार्य कर रहा है F, इसका मास स्मॉल m, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? एक ये समझ आ रहा है आपको? ये हमारा अर्थ है, ये सैटेलाइट है जिसका मास स्मॉल m है, हमारे पृथ्वी जिसका मास कैपिटल M है, और सैटेलाइट से हमारे पृथ्वी तक के सेंटर की दूरी क्या लिया है हमने? r है, और उस पर एक फोर्स काम कर रहा है F, ठीक। कोई दिक्कत? ये सैटेलाइट क्या करते हैं आप जानते हैं? हमारे पृथ्वी के चारों ओर क्या करते हैं? पहला चीज तो आप ये जानते हैं कि हमारी पृथ्वी क्या है? अभिकेंद्र बल से गोल गोल घूमती है, पता है ना? mv² बाई r, और इस पर एक बल कार्य करता है gmm बाई r²। यहाँ पे जो जो वैल्यू कैंसिल हो रहे कटा दीजिए, mm को ही कटाइए। v² बाई r इक्वल्स टू gm बाई r²। r भी कटेगा, मैं नहीं कटा रहा हूँ कि मुझे फॉर्मूला बनाना है, ठीक है। आ रहे समझ में? आप देखो, एक स्टूडेंट को इतना जो है समझना चाहिए कि आगे टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं और टॉपिक से क्या फॉर्मूला हमें बनाना है। हमें भारहीनता, आप जानते हैं सैटेलाइट का भार होता है कि नहीं? लेकिन सैटेलाइट के अंदर जो भी वस्तु होती हैं, जो भी मशीन लगे होते हैं, वो वेटलेस होते हैं, उनका वेट नहीं होता है। वेट तो होगा, लेकिन सैटेलाइट के अंदर उन मशीनों का कोई वेट नहीं होता है, वे वेटलेस की कंडीशन में रहते हैं, उनका कोई भार नहीं होता है, मतलब वैसा वो अनुभव करते हैं। आपको पूछे कि सैटेलाइट के अंदर भारहीनता होती है क्यों, तो आप बोल सकते हैं भाई सैटेलाइट में भारहीनता जो है क्यों होता है, बताइए, बोलो। या वैसा महसूस क्यों करते हैं, बताइए। स्कूल में पढ़ लिए होने सब आप, बताइए। नहीं समझे मैंने क्या कहा? आपने लिफ्ट की भारहीनता देखा है ना? लिफ्ट मैंने आपको पढ़ाया था, याद आ रहा है? लिफ्ट की भारहीनता आप नहीं पढ़ी हैं। आपको कुछ भी अगर टॉपिक बोल दो ना आलिया जी, तो आप बोलती हैं मैं नहीं पढ़ी हूँ सर लिफ्ट। और कौन कौन नहीं पढ़े हैं लिफ्ट वाला, बोलिए। जो पढ़े हाथ खड़ी करें तो मैं उनसे पूछूंगा लिफ्ट के बारे में। आप भी नहीं पढ़े हैं? क्या बोलती हैं? लिफ्ट का ऊपर जाना, लिफ्ट का नीचे आना। हाँ बोलो। चलो आगे बढ़े, थोड़ा उसको पढ़ के आइए, ठीक है। अब उपग्रह के अंदर देखो, उपग्रह की भारहीनता नहीं होती, उपग्रह के अंदर जो वस्तुएं होती हैं ना, वो भारहीनता महसूस करते हैं। भार होता है लेकिन कैसा फील होता है? भारहीनता, वेटलेस, समझ गए? तो उपग्रह के अंदर अब ये क्या है? ये भी जो है इसके साथ क्या करेगा? घूमेगा, घूमते रहेगा चारों तरफ। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं m डैश v² बाई r। ये उपग्रह के अंदर जो भी है
ठीक है। देखो भारहीनता, मैंने बार बार मैं कह रहा हूँ, भारहीनता जो है किसमें होता है, उपग्रह के अंदर होता है, उपग्रह का वेट होता है, याद रखिएगा, ठीक है। और इसमें देख सकते हैं आप जी एम एम डेस बाई आर स्क्वायर, ये एम डेस इस एम डेस से कैंसिल हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई आर का वैल्यू ऊपर गिवन है। अच्छा, और उपग्रह के अंदर भारहीनता होगा तो यहाँ पर माइनस आर होगा। माइनस आर मतलब क्यों होगा, क्योंकि किसी भी वस्तु में अगर जो है वो भारहीन, अगर कोई किसी के अंदर यदि कोई वस्तु है तो उसके ऊपर में रिएक्टेंट फोर्स भी लगेगा, रिएक्टेड फोर्स लगेगा ना, प्रतिक्रिया बल लगेगा ना, विपरीत क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया बल लगता है कि नहीं। यदि किसी का मास है और अगर जैसे मान लो ये सैटेलाइट है और इधर जो है मास वर्क कर रहा है, इसका मास mg, तो ऊपर की ओर इसका r प्रतिक्रिया बल कार्य तो करेगा, तो हम उस प्रतिक्रिया बल को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। हाँ बोलो शुरू से। ये देखिए हम जानते हैं एम वी स्क्वायर बाई आर जी एम एम बाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है, ये हमारी पृथ्वी हम जानते हैं चारों तरफ, या हमारा जो उपग्रह होता है इस प्रकार से घूमते रहते हैं, पृथ्वी के सापेक्ष घूमता है कि नहीं। यहाँ पर एम से एम कैंसिल हो गया, वी स्क्वायर बाई आर और जी एम बाई आर स्क्वायर। उपग्रह के अंदर, ये जो उपग्रह है इसके अंदर जो भी डिवाइस होंगे, जो भी मशीन होंगे, वो क्या होंगे, वेटलेस फिल करेंगे। कैसा फिल करेंगे, वेटलेस फिल करेंगे। अगर वो वेटलेस फिल करेंगे तो उसका मास होगा, लेकिन हमें उसका देखो, अब जैसे मैं यहाँ पर हूँ, खड़ा हूँ, तो मेरे नीचे क्या लग रहा है, mg मास लग रहा है, और ऊपर क्या लग रहा है, प्रतिक्रिया बल लग रहा है, तभी तो मैं यहाँ पर बैलेंस हूँ। अगर मान लो किसी वस्तु पर मैं बैठा और मेरा वेट ज्यादा हो गया तो उतना बल नहीं लग पाएगा, तो वो टूट जाता है, आपको पता है। नहीं समझे आप लोग मैंने क्या कहा। जैसे मान लो इस टेबल पर ये बुक्स रखी हुई है, तो जितना ये फोर्स नीचे लगा रहे हैं उतना ही फोर्स ऊपर लग रहा है। न्यूटन्स का थर्ड लॉ आप जानते हैं, आपको पता है ना, क्रिया एक्शन और पता है ना, क्रिया प्रतिक्रिया करें, पता ही नहीं आप लोग को। तो उसी प्रकार अगर उसका मास होगा तो उसके अपोजिट क्या होगा, रिएक्टेड फोर्स होगा कि नहीं, प्रतिक्रिया बल लगेगा। तो उस प्रतिक्रिया बल को हम क्या करेंगे, उसके मेन बल से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। वी स्क्वायर बाई आर का वैल्यू देखो यहाँ पर है, ये है जी एम, ठीक है, और ये क्या है आर स्क्वायर, तो ये आर स्क्वायर, ये वी स्क्वायर बाई आर का पूरा मान है ये ना, और यहाँ पे है जी एम बाई आर स्क्वायर माइनस आर, ये पूरा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, आर बराबर क्या होगा, 0 होगा, और आर क्या है, मास के इक्वल होता है, मतलब mg भार के, तो mg बराबर भी क्या होगा, 0। इसीलिए जो उपग्रह के अंदर क्या होता है, वेटलेस होता है, समझे कि नहीं। उपग्रह के अंदर कोई भी वस्तु अगर होगा, ठीक है, तो कैसा फील करेगा, वेटलेस फील करेगा, ठीक है। आप जानते हैं स्पेस शटल, जानते हैं आप लोग, जो अंतरिक्ष यात्री लोग जिसमें रहते हैं, वो लोग अंतरिक्ष में पानी की बूंदें या जो भी देखे उड़ते रहते हैं, पानी की ऐसे बूंद, ठीक है, वो लोग खुद उड़ते रहते हैं। क्यों उड़ते रहते हैं, क्योंकि हर एक चीज वहां क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। आ रहा है समझ में, आया कि नहीं आप लोगों को समझ में, इसी के कारण, ठीक है, आ रहा है समझ, भारहीनता के कारण आ रहा है जी समझ में आप लोग को। स्पेस शटल का और बहुत सारे रीजन हैं, ठीक है। आप जब एस्ट्रोनॉट्स बनेंगे आप, तो उसके बारे में, कैसे वहाँ रहते हैं, कैसे खाते पीते हैं, सब की वहाँ पढ़ाई किया जाता है, ठीक है। लेकिन आप समझ सकते हैं इसी तरीके से होता है, ठीक है, 0 वहाँ फील होता है, इसीलिए उपग्रह के अंदर, उपग्रह में भारहीनता महसूस किया जाता है, ठीक है। नोट करो इसको। मैंने इसका जो पार्ट ए था गुरुत्वाकर्षण, उसमें केपलर का नियम पढ़ाऊंगा बोला और भूल गया था, नहीं, चलो आज पढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है। अभी इसको नोट करो, तो हो गया इतना जल्दी, अच्छा ठीक कर रहे हैं, चलो करो। केपलर का नियम, किसका नियम, केपलर का नियम। केपलर एक बहुत महान वैज्ञानिक थे जी, इन्होंने 3 नियम दिया था। केपलर का प्रथम नियम, ठीक है, जिसको कहते हैं दीर्घवृत्ता का नियम, ठीक है, या जैसे आप देखिए यहाँ पे मैं एक चित्र बना रहा हूं, ठीक है, दीर्घवृत्त का नियम, जिसको आप इलिप्स भी कहते हैं, क्या कहते हैं, इलिप्स। यहाँ में मान लीजिए क्या है, सन है, क्या है यहाँ पे,
सन है, और इमेजिन कर लीजिए यहाँ पर हमारी क्या है, पृथ्वी है। तो जितने भी ग्रह होते हैं, जितने ग्रह उपग्रह होते हैं, वो सभी पृथ्वी के चारों तरफ इस प्रकार का एक चक्कर लगाते हैं। ये क्या है, प्रथम नियम, इलिप्स लॉ। ठीक है, केपलर का पहला नियम क्या है, दीर्घ वृत्ताकार का नियम, कि समस्त जो पिंड होते हैं, जो ग्रह उपग्रह होते हैं, वो सूर्य के चारों तरफ एक बड़े कक्षा के आकार में क्या लगाते हैं बेटा, चक्कर लगाते हैं। ठीक है, ओके। केपलर का दूसरा नियम है, केपलर का कौन सा नियम, द्वितीय नियम। केपलर का द्वितीय नियम कहता है बेटा कक्षीय चाल, ठीक है, या क्षेत्रीय चाल कहते हैं। उसका जो कक्षीय चाल होता है, जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होता है, वो क्या होता है, वो कांस्टेंट होता है। इसको आप कहते हैं क्षेत्रीय चाल या कक्षीय चाल कहा जाता है इसको, केपलर का। ठीक है, इसको मैं आप लोग को पढ़ाना भूल गया था, पढ़ाऊंगा बोला था। याद आ रहा है आप लोगों को कि नहीं आ रहा है, क्या याद आ रहा है, ठीक, और भूल गए सर करें, ठीक है। हाँ, केपलर का दूसरा नियम है लॉ ऑफ एरियस, क्षेत्रफल का नियम। ठीक है, ठीक है जी, क्षेत्रीय नियम। ठीक है, तो उसका दूसरा नियम के बारे में आपको डिटेल यहाँ बता, सबके पास बुक है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, घर में पढ़ा, ठीक, वेरी गुड। तो जैसे मान लो बेटा हमारी पृथ्वी यहाँ पर है, पृथ्वी, और मान लो 30 समय बाद वो पृथ्वी, 30 टाइम बाद वो पृथ्वी क्या हो गया, यहाँ से यहाँ पहुंच गया। ठीक है, फिर 30 समय बाद जो है वो यहाँ पर आ गया, मतलब जितना एरिया वो यहाँ पर कवर की है, उतना ही एरिया वो यहाँ पर भी कवर करेगी, समान समय अंतराल में समान दूरी तय करेगी। समझे कि नहीं? अगर मान लो टी समय में उन्होंने इतना एरिया कैप्चर किया, तो फिर उतने ही टी टाइम में उतना ही डिस्टेंस वो क्या करेंगे, कैप्चर करेंगे। नहीं समझे? इसी के कारण तो बेटा आपके सीजन बदलते हैं। जब हम सूर्य से दूर रहते हैं, जब हमारी जो पृथ्वी होती है सूर्य से दूर रहती है, तब जो है विंटर सीजन चलता है। अभी हम सूर्य के बहुत दूर हैं, और जब ये पास आते जाता है तो आप देख रहे हैं, पास आते जाता है तो क्या होता है, ये गर्मी का सीजन लग जाता है। समझ में आ रहा है? पता था कि नहीं ये बात आपको? जब सूर्य के हम करीब आते हैं तभी गर्मी का सीजन लगता है। मैंने आप लोग को एक बार पढ़ के आने के बाद ऋतु परिवर्तन कैसे होता है, याद आ रहा है? तो इसी कॉन्सेप्ट है केपलर का। यहाँ पर आने पर वो ज्यादा एरिया कैप्चर करेगा, ज्यादा नहीं उतना ही, भले आपको ज्यादा लगे। आ रहा है समझ में? ये इसके ही बराबर है, ये समझ में आ रहा है? भले छोटा है तो आपको ज्यादा लग रहा है। आया समझ में? तो याद रखिएगा, केपलर का दूसरा नियम है कि टी टाइम पर वो अगर x किलोमीटर कैप्चर कर रहा है, तो फिर अगले टी टाइम पर भी वो x किलोमीटर ही कैप्चर करेगा। नहीं समझे? अगर मान लो इसका डिस्टेंस मान लो वो 5000 किलोमीटर तय कर लेता है टी टाइम पे, तो अगले टी टाइम पे, टी टाइम मतलब एक टाइम है वो ना, 1 घंटा 2 घंटे जो भी, 10 मिनट 5 मिनट, फिर अगले 5 मिनट में या 10 मिनट में वो उतना एरिया कैप्चर कर लेगा। समझे? ठीक है, और याद रखना जब हम सूर्य से दूर रहते हैं तो कौन सा सीजन चलता है, विंटर ठंडी, और जब हम पास रहते हैं तो गर्मी। ठीक है, तीसरा नियम है बेटा इसका, इसके लिए एक छोटा सा कैलकुलेशन है। जो तीसरा नियम है इसका ध्यान समझेंगे, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर की पावर क्यूब। ठीक है, याद रहेगा, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर पावर क्यूब। ये क्या कहता है, ये इसका परिभ्रमण काल का नियम होता है। ठीक है, इसका कौन सा नियम होता है, ये परिभ्रमण काल। इसका मतलब होता है कि हमारी पृथ्वी जो है कितने समय में जो है एक चक्र पूरा लगा लेती है। आ रहे समझ में? परिभ्रमण काल का मतलब क्या है, किसी ग्रह का परिभ्रमण काल का वर्ग उस ग्रह के सूर्य के मध्य दूरी के घन के अनुक्रमानुपाती होता है। घन के क्या होता है? ठीक है, किसी पिंड या किसी ग्रह या किसी उपग्रह का परिभ्रमण काल का वर्ग सूर्य के मध्य उसकी दूरी के, औसत दूरी के घन के अनुक्रमानुपाती होता है। बेटा उसे हम क्या कहते हैं, केपलर का तीसरा नियम कहते हैं। आ रहे समझ में? जो ग्रह सूर्य के नजदीक होता है, जो भी ग्रह होते हैं, याद रखिएगा एक बात, जो भी ग्रह होते हैं वो मान लो सूर्य के नजदीक है कोई ग्रह, तो वो जल्दी घूम जाएगा एक चक्कर लगाने में। मान लो बुध ग्रह 84-90 दिन में एक चक्कर लगा लेता है, और हमारी पृथ्वी 365 दिन में पूरे लगाता है। समझे कि नहीं? मैं पहले ध्यान से सुन लीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ आ रहा है?
जो ग्रह सूर्य के पास रहता है वो अपना एक चक्कर पूरा लगा लेता है, और जो दूर रहता है वो, ठीक है, प्लूटो कितने समय में एक चक्कर लगाता है जानते हैं? कितना? 246 48 साल लगाता है, याद रखिएगा, ठीक है। नेपच्यून जानते हैं? नेपच्यून जानते हो? जो नेपच्यून होता है बेटा, एक चक्कर लगाने में, पृथ्वी के एक चक्कर लगाने में 164.3 दिन लगाते, सॉरी साल लगाता है। 164 साल 3 महीने। आ रहे समझ में? 164 साल 3 महीने का टाइम लगता है नेपच्यून को एक अपना एक परिक्रमण काल पूरा करने में। मतलब इसका मतलब क्या होता है? उसकी दूरी, आर मतलब क्या है? उसकी दूरी, टी मतलब उसका परिभ्रमण काल, आर मतलब उसकी दूरी कि कितने समय में वह पूरा एक चक्कर घूम जाता है। समझ में आप लोगों को आया कि नहीं? आ गया? तो हमारी पृथ्वी को कितना समय लगता है? 365, देख लो, और नेपच्यून को 164.3 साल। कितना डिस्टेंस है कि नहीं? ठीक है। और सबसे कम कौन से ग्रह को लगता है एक चक्कर लगाने में? ठीक है, ठीक है जी, बुध ग्रह को। ठीक है, तो यहां तक आपका ये लेक्चर कंप्लीट होता है बेटा। मिलते हैं हमें कल नए चैप्टर अध्याय 9 फोर्स चैप्टर पर हम बात करेंगे। ठीक है, आपको इस चैप्टर में हम ससंजक बल असंजक बल पढ़ाएंगे, बहुत मजा आएगा। ठीक है, ओके, आज के लिए बस इतना ही।